बेसिकली जब हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें होती हैं, तो जनरली लोगों को लगता है कि ये पावर की बात हो रही है। समय के साथ साथ और जिस तरह से पैट्रियार्की हम्म, जो है ना वो स्ट्रांग होती गई, हम्म, सामान्य तौर पर स्त्री को वही करना होता है जो उस परिवार का, जो उसके पति के परिवार का रिवाज होता है। आज हम लोग जब फेमिनिज्म पे बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? ठाकुर तो मुझे हमेशा ये लगता है कि पितृसत्ता एक किस्म का प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, क्योंकि कंजर्वेटिव कहना तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत पुरानी बात हो जाएगी। तो मैं ट्रेडिशनल हस्बैंड्स की बात करती हूँ, जो बड़े ट्रेडिशनल हस्बैंड्स होते हैं और फेमिनिस्ट वाइफ होती हैं। तो आपको लग रहा है उनके बीच का जो एडजस्टमेंट है वो पॉसिबल होता है? देखिए, जब हम पुरुषों के बारे में ट्रेडिशनल कहते हैं तो उसका मतलब कंजर्वेटिव ही होता है। अच्छा, लेकिन सर ज़्यादातर तो माएँ मना कर देती हैं कि ये हाँ, तुम्हारा बिल्कुल। काम नहीं तो है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था ना, हुँ, पैट्रियार्की जो है ना, वो एक तरह का प्रशिक्षण केंद्र है। सही तो बात। पैट्रियार्की की क्लास से महिला भी पैट्रियार्की सीखती है। आज की जो शादियाँ हैं, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं, तो वो इन सब चीज़ों से स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं या बहुत आपको लग रहा है कि नहीं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं? कोई एक ऐसी स्त्री आती है जो बराबरी में भरोसा रखती है, हुँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। हुँ, एनएफएचएस का आंकड़ा कहता है कि मध्य प्रदेश में ही हुँ। 4 विवाहित महिलाओं में से 1 विवाहित महिला के साथ में फिजिकल वायलेंस होता है परिवार में। लेकिन वॉयलेंस सिर्फ फिज़िकल नहीं होता ना, कई बार इमोशनल वॉयलेंस भी होता है जो दिखता नहीं है। अगर कोई असफल विवाह है और कोई महिला उससे बाहर निकलना चाहती है, हुँ, तो उसके खुद के परिवार के द्वारा हुँ। यही बताया जाता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और विवाह में तो सब ऐसा होता है। एक आध चांटा मार लिया, क्या ही बिगड़ रहा है, क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो एक मारा है। थप्पड़ ही तो तो मारा है। एक थप्पड़ नहीं होता, वो हाँ, एक हिंसा के सिलसिले की शुरुआत शुरुआत। होती अच्छा, है। कोई ऐसा वाक़या आपको याद आता है कि जो आपको लग रहा है कि मतलब शेयर करना चाहिए? पिता ने ये कहा अपने उसके पति से, लड़की के पति हुँ, से, कि आप बेहतर है या तो संभाल लो या हुँ। इसको मार डालो। ओह! महिलाएँ इसलिए भी स्टेप नहीं लेती हैं अपने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि अब जहाँ जिस घर से वो आई हैं, जी हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर भी शायद वैसा होगा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो पति है, उसको भी महिला, पता है। हाँ, पति को पता है कि इसका कोई बैकअप नहीं है। हुँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंड एंड माइक में। मैं हूँ डॉक्टर तपस्या। आपको क्या लगता है कि महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो फेमिनिज़्म को सबसे ज़्यादा उसको कनेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन आज के संदर्भ में इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं। आप सेक्रेटरी हैं एमपी स्टेट वुमेन कमीशन के, सुरेश तोमर जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे ग्राउंड लेवल पे हम लोग बातचीत करेंगे जो शायद आप अपने से भी रिलेट कर पाएँगे। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंड एंड माइक में। थैंक यू, थैंक्स सर, जैसे तपस्या। कि आज का हमारा जो विषय है उसमें हम लोग हस्बैंड वाइफ एंड फेमिनिज्म पे बातचीत करने वाले हैं। और जब होता ये है कि जब डायरेक्टर और राइटर स्क्रिप्ट लिखता है और डायरेक्ट करता है ना, तो एक पिक्चर सामने आ जाती है कि कौन सा कैरेक्टर उसमें फिट बैठेगा। जब हमारी पूरी रिसर्च टीम इस पे बात कर रही थी कि इस टॉपिक पे बात करना है, तो आप ही नज़र आए हमको। हमें लगा यू आर द परफेक्ट कि शुक्रिया। जिस पे हम बातचीत कर सकते हैं। थैंक्स, थैंक्स। तो हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली जब हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें होती हैं, तो जनरली लोगों को लगता है कि ये पावर की बात हो रही है, एक तरफ़ा पावर है ये। तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतना आपको अनुभव है चीज़ों को देखने का, लाइफ़ का, एक्चुअल में क्या ये पावर है या पार्टनरशिप है? देखिए, विवाह जो है ना दुनिया भर में हुँ। बहुत पुरानी संस्था है। अच्छा। तो लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी, उसमें भी अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें, तो शुरुआत भी कहीं न कहीं एक तरह से स्त्री को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। हुँ, उसकी शुरुआत भी इसी तरह से है। तो इस संस्था में समय के साथ-साथ और हुँ, जिस तरह से पैट्रियार्की हुँ, जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती गई, हुँ, उसके बाद ये देखा जाए तो एक पावर का गेम ही हो गया। हुँ, यहाँ पर पुरुष जो है ना, हुँ, वो कंट्रोल करता है हुँ, महिला को। हुँ, बराबरी का जो पूरा का पूरा मसला है, वो हुँ, वहाँ पर उसका समझौता हो जाता है। हुँ, तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर विवाह
संस्था के अंतर्गत वो जिस तरह से रहते हैं, उसमें सामान्य तौर पर स्त्री को वही करना होता है जो उस परिवार का, जो उसके पति के परिवार का रिवाज होता है, वहाँ की अपनी जो परंपराएं होती हैं और रूढ़ियाँ होती हैं। और इसमें समस्या ये है कि वही समान रूढ़ियाँ पुरुष पर लागू नहीं होती हैं, लेकिन महिलाओं पर लागू होती हैं। तो सने सने देखा जाए तो स्त्री जो है ना, एक तरह की नियंत्रण वाली स्थिति में चली जाती है। जबकि अब आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विवाह एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ पर दोनों बराबर के पार्टनर हैं, क्योंकि फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि स्त्री को भी समाज में उतनी ही ताकत होनी चाहिए, उतना ही पावर होना चाहिए जो स्वाभाविक तौर पर समाज ने पुरुषों को दे रखा है। वो उससे अतिरिक्त की मांग नहीं करती, उससे ज़्यादा की मांग नहीं करती है। फेमिनिज्म का यही मतलब है। तो अगर स्त्री को भी उतना ही अधिकार होगा तो स्वाभाविक तौर पर विवाह एक ऐसी संस्था आदर्श तौर पर बन जानी चाहिए जहां स्त्री और पुरुष दोनों में बराबरी होगी, दोनों के पास बराबर ताकत होगी और दोनों की जो से है उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा परिवार में। तो इनिशियली तो देखा जाए तो निश्चित रूप से ये पुरुषों के पक्ष में जाता है, लेकिन आदर्श तौर पर देखा जाए तो विवाह एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां स्त्री और पुरुष को आगे बढ़ने के बराबर अवसर होने चाहिए और अपना जो पावर है उसको एक्सरसाइज करने की भी बराबर पावर होनी चाहिए। अच्छा, आज हम लोग जब फेमिनिज्म पे बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? मतलब बहुत लेट है। आज भी मुझे लग रहा है कि आज भी बहुत सारे लोग इससे फ़ैमिलियर नहीं होंगे इस वर्ड से। नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि चूँकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक रहा है और मैं जब देखता हूँ इस पूरी की पूरी व्यवस्था को तो मुझे हमेशा ये लगता है कि पितृसत्ता एक किस्म का प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहाँ पर सभी को, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, दोनों को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से पुरुषों को प्राथमिक स्तर देना है और महिलाओं को द्वितीयक स्तर देना है, सेकेंडरी। आपने एक किताब का नाम सुना होगा, सिमोन द बोआ की एक किताब है, उसका नाम है द सेकंड सेक्स। उसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी सेक्स है वो मेल है और सेकेंडरी सेक्स है वो फीमेल है। चूँकि ट्रेडिशनली ये हुआ कि समाज में चूँकि पुरुष जो है ना युद्ध करने जाते थे या घर से बाहर का काम करते थे, तो देखा जाए तो जो प्राथमिक अधिकार है वो उनको प्राप्त हो गया और वही एक परंपरा बन गई कि जहाँ पुरुष का डोमिनेंस होगा वही एक परंपरा है, वही आदर्श है, वही आइडियल है, वही सबको दिखाई देता है। तो पैट्रियार्की क्या एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर है। तो उसमें जब वो ट्रेनिंग सेंटर है तो उसमें प्रशिक्षण उसको, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उसको वही मिल रहा है जो वहाँ पर चल रहा है। और पैट्रियार्की में क्या है कि पुरुष ही प्रमुख है। सारा नियंत्रण जो है ना, चाहे परिवार में जो ताकत का नियंत्रण है या फिर समाज में है या सरकार में है या राज्य व्यवस्था जो भी रही होगी जब जैसी, तो उसमें सब कुछ, सब जगह जो डोमिनेंस था वो पुरुषों का था। तो वही महिलाओं ने भी वही देखा, तो महिलाओं ने भी उसको स्वाभाविक तौर पर स्वीकार कर लिया कि यही एक आइडियल सिस्टम है और जहाँ पर पुरुष प्रमुख रहेंगे और महिलाएं द्वितीयक रहेंगी, तो उन्हें घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और वो काम लेने चाहिए जो पुरुषों को का सपोर्ट करते हैं या इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं जो पुरुषों के ईगो को फेवर करते हैं। हाँ, ये ज़्यादा बेटर तो स्टेटमेंट फिर है। वही महिलाएं भी वही करने लगी और पुरुषों को तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी पावर डायनेमिक्स जो भी होता है, अगर वो मेरे फेवर में है तो मैं उसको हमेशा एंजॉय करना चाहूँगा। तो इस तरह ये सब चलता रहा। लेकिन डेफिनेटली जो एक आइडियल कंडीशन हो सकती है किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए या किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, वहाँ हर नागरिक बराबर है। तो स्वाभाविक तौर पर स्त्री पुरुष भी बराबर ही हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष में किसी भी क्षेत्र में अगर देखें तो स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं और कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। तो अब जब दोनों बराबर हैं तो होना तो यही चाहिए कि परिवार में भी और समाज में भी और सरकार में भी सब जगह स्त्रियों को उतने ही अधिकार और उतना ही स्पेस मिलना चाहिए जितना कि पुरुषों को मिला हुआ है। और ये न केवल स्त्रियों के लिए अच्छा है, उनके अपने डेवलपमेंट या उनके अवसर को स्नैच करने के लिए अच्छा है, बल्कि ये पुरुषों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पुरुषों की बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो इमोशनल नीड्स हैं, वो शेयर होती हैं और वो बेहतर मनुष्य बनते हैं। अच्छा, क्योंकि कंजर्वेटिव कहना तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत पुरानी बात हो जाएगी,
तो मैं ट्रेडिशनल हस्बैंड्स की बात करती हूँ, जो बड़े ट्रेडिशनल हस्बैंड्स होते हैं और फेमिनिस्ट वाइफ होती हैं, तो आपको लग रहा है उनके बीच का जो एडजस्टमेंट है वो पॉसिबल होता है? देखिए, जब हम पुरुषों के बारे में ट्रेडिशनल कहते हैं तो उसका मतलब कंजर्वेटिव ही होता है। सही तो बात है। अगर पुरुष ट्रेडिशनल है, सो हाँ। कॉल्ड, या कंजर्वेटिव है, सीधे-सीधे कहें तो, और महिला जो है ना वो फेमिनिस्ट है, हुँ। तो समझिए कि ये बहुत गड़बड़ टाइप का एक कॉम्बो बन रहा है। ओके। और वहाँ महिला को बहुत तरह के सप्रेशन का को फेस करना पड़ेगा। हुँ। और होना होना बेसिकली यही चाहिए कि समाज में चूंकि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, हुँ। तो जब हम फेमिनिज्म के कंसेप्ट की बात करते हैं हुँ। तो महिलाएं इसे बहुत स्वाभाविक तौर पर समझ पाती हैं क्योंकि वो हुँ। अपने आप से रिलेट करती हैं। हुँ। लेकिन पुरुष के लिए समझना कठिन होता है क्योंकि उसका अपना जो परंपरागत पावर डायनेमिक्स है हुँ। उसके साथ समझौता होता है। हुँ। फेमिनिज्म कहता है कि दोनों को बराबर अधिकार होने चाहिए। हुँ। तो इसका तात्पर्य ये है कि एक भाई और बहन के बीच में जो पैतृक संपत्ति है उसमें बंटवारा होगा। अभी हुँ। तक नहीं हो रहा था, अभी वो हुँ। संपत्ति भाई को मिल रही थी, तो हुँ। स्वाभाविक तौर पे भाई को एक झटका लगेगा। हुँ। फेमिनिज्म कहता है कि घर के काम में भी बंटवारा होना चाहिए, यानी हुँ। कि घर में एक एक मैं आंकड़ा बताता हूँ हुँ। जो भारत के तो कतई पक्ष में नहीं है, कि भारतीय परिवारों के साथ ये होता है हुँ। कि पुरुष जो है हुँ। वो घर का काम नहीं करता। हुँ। ट्रेडिशनली ये बताया हुआ है कि घर का जो भी काम है हुँ। जिसका बेसिकली पैसा नहीं मिलता है हुँ। वो पूरा का पूरा काम औरतों को करना पड़ता हुँ। है। तो अगर हम फेमिनिज्म की बात करेंगे हुँ। तो निश्चित रूप से दोनों को उसमें बंटवारा करना पड़ेगा। हुँ। हुँ। अभी भारत की स्थिति ये है कि अगर हम परिवारों को देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कम काम जो घर का होता है, हुँ। जो जिसके लिए उसको सैलरी नहीं मिलती है, हुँ। वो औरतों को करना पड़ता है। हाँ, और बिल्कुल। ये भारत में सबसे ज़्यादा है, पूरी दुनिया में लगभग 5 घंटे। अच्छा, महिलाओं के लिए 5 हाँ, घंटे। 5 घंटे अच्छा। काम करती हैं हुँ। जिसका उनको सैलरी नहीं मिलती है हाँ। ना? जिसको नॉन प्रोडक्टिव भी कहा जाता है हुँ। काइंड ऑफ। हुँ। पुरुष ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि हुँ। उसको पैसा नहीं मिलता है। हुँ। तो भारतीय पुरुष दुनिया में सबसे कम घर का काम करते हैं और हुँ। ये एवरेज आता है लगभग 19 मिनट 19 मिनट। केवल। अब बात ये है कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुषों को घर का काम आता नहीं है, क्योंकि अगर हुँ। घर का काम नहीं आता तो घर के काम में एक बड़ा काम होता है घर का खाना बनाना। हुँ। लेकिन जब शेफ कोई बन के बाहर जाता है 5 स्टार होटल में, हाँ, वो तो पुरुष वहाँ होता पुरुष है। होता है। हाँ, तो बिल्कुल। पुरुष को घर का कोई काम करने में आपत्ति नहीं है, हुँ। लेकिन वो तभी करेगा जब उसको पैसा मिलेगा। हुँ। हुँ। तो जब तक हम दोनों के बीच में बंटवारा नहीं करेंगे, हाँ, तो वो चीज़ों को हम ठीक नहीं कर तो सकते। ये तो भी तो ट्रेडिशनल माइंडसेट हुआ ना? बिल्कुल है, ट्रेडिशनल माइंडसेट है। हुँ। तो पुरुष को अगर सचमुच अच्छा मनुष्य बनना हुँ। है ना? बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, हुँ। बेटर हस्बैंड, बेटर पेरेंट बनना है, फादर हुँ। बनना है, हुँ। तो उसको वो काम करने चाहिए जो स्त्रियाँ करती रही हैं। एक हुँ। एक बात है जिसका मैं ज़िक्र यहाँ करना हुँ। चाहूँगा कि हम बहुत दावा करते हैं हुँ। कि हमारी माँ हमारी आदर्श होती है। भारतीय हर पुरुष दावा करता है हाँ। कि हमारी माँ हमारी आदर्श है। लेकिन हमारी आदर्श का तात्पर्य होता है कि जो हमारा आदर्स होता है हम वैसा हुँ। बनना चाहते हैं, वो या वही काम करना फ़ॉलो चाहते करते हैं। हैं, हाँ। हम महात्मा गांधी को अगर आदर्श मानते हैं तो करेक्ट हम है। अहिंसा में भरोसा रखते हैं, हुँ। हम अस्पृश्यता में हुँ। भरोसा रखते हैं। हुँ। तो अब बात ये है कि अगर माँ को आदर्श माना माँ को जाए। आदर्श मानते हैं जी। तो हमको वो काम करना चाहिए जो माँ करती है। हाँ, माँ घर क्या के काम काम। करती है? माँ हुँ। बच्चे का लालन पालन करती है, हुँ। माँ खाना बनाती है, माँ घर में झाड़ू पोंछा भी करती है, घर को दुरुस्त रखती है, बिल्कुल। बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है। तो हुँ। अगर माँ हमारी आदर्श है तो फिर पुरुष ये सब काम क्यों नहीं करते हैं? हुँ। तो इसका तात्पर्य हुआ कि पुरुष जो है ना जब ये बात करता है हुँ। तो फेक करता है। होना ये चाहिए हुँ। कि सचमुच उसने उसकी माँ उसकी आदर्श है, हुँ। तो उसको वो काम भी कर लेने चाहिए जो माँ कर रही है। अच्छा, लेकिन सर ज़्यादातर तो माएँ मना कर देती हैं कि ये हाँ, तुम्हारा बिल्कुल। काम नहीं तो है। देखिए अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है, ये तुम्हारा काम नहीं है, बहन का काम है। ये वही बात तुम्हारा है। काम नहीं है, महिला का काम है। बिल्कुल हम ठीक कर बात है। लेंगे, चाची कर लेंगी, बहन कर लेगी। तो ये तो हम ही उनको समझा रहे हैं ना शुरू से। देखिए, वो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था ना, हुँ। पैट्रियार्की जो है ना, वो एक तरह का प्रशिक्षण केंद्र है। तो जो हर वहाँ घर से में है। पुरुष भी हर घर हुँ। में है वो, हुँ। और पुरुष भी वही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो महिलाएँ भी वही शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अब हुँ। अगर कोई फिज़िक्स की क्लास में जाता है, चाहे वो लड़का हुँ। हो, चाहे लड़की हो, वो हुँ। फिज़िक्स ही सीखेगा, केमिस्ट्री नहीं सीख जाएगा। तो सही बात है। पैट्रियार्की की क्लास से महिला भी
पैट्रियार्की सीखती है। तो उसने भी, चूंकि महिला ने भी वही देखा होता है, हाँ। तो वो, और महिलाओं के ऊपर ये मानसिक दबाव होता है कि उन्हें घर के पुरुषों का, जो ब्रेड रनर है ना, तो उनका ही साथ देना है, क्योंकि पावर डायनेमिक्स जो एक फैमिली का भी होता है। हालांकि ऐसा, जब हम परिवार के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें बहुत भावात्मक और जुड़ाव की बातें करनी होती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, हर जगह मूल तौर पर तो पावर डायनेमिक्स काम करता है। परिवार एक छोटी यूनिट है, 4 लोगों की यूनिट है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कंट्रोल किसका रहेगा, इसके लिए संघर्ष तो होता है, एक इंटरनल स्ट्रगल होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, और पुरुष ये चाहता है कि परिवार पर उसका नियंत्रण हो, और इसीलिए पितृसत्ता का तात्पर्य होता है कि हर एक परिवार पर किसी पुरुष का नियंत्रण है। और ये कोई भारत की बात नहीं है केवल, ये लगभग पूरी दुनिया की बात है। बहुत कम ऐसे समाज हैं दुनिया में, भारत में भी 1-2 जगह देखेंगे जो मैट्रिलिनियल है, मैट्रियार्की वहां पर भी नहीं है कि मातृ सत्ता हो कहीं पर, ऐसा तो नहीं है, पर मैट्रिलिनियल है कि हाँ, माँ से जो वंश चलता है वो माँ के नाम से चलता है। तो ऐसा कहीं कहीं व्यवस्था है, लेकिन ज्यादातर पुरुष का नियंत्रण होता है, और महिला को एक तरह का द्वितीयक स्थान उसमें मिल जाता है। तो स्वाभाविक तौर पे महिलाएं भी वही करती हैं जो पुरुष चाहता है, तो ये होता है। लेकिन ये अगर हम सचमुच एक आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं और एक आदर्श इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, वो स्त्री भी है, पुरुष भी है, तो उसके अंदर जो बराबरी की वैल्यूज है वो परिवार से इनकलकेट होनी चाहिए, क्योंकि गैर बराबरी का जो कंसेप्ट है वो परिवार से ही शुरू होता है, और वो स्त्री पुरुष के बीच की गैर बराबरी से शुरू होता है, और वो उससे बच्चा भी सीखता है, बच्ची भी सीखती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं आज के समय की बात करती हूँ तो फेमिनिज्म को अगर हम देखते हैं तो आज की जो शादियाँ हैं, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं, तो वो इन सब चीज़ों से स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, या बहुत आपको लग रहा है कि नहीं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो अभी क्या आपको लगता है कि क्या एक चुनौतियां हैं जो लोगों में आ रही हैं सामने रिलेशनशिप को लेके? देखिए, ये सचमुच जो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, ट्रांजिशनल फेज है। हाँ। तो जब बराबरी की बात की जाएगी, और पुरुष अगर विवाह संस्था में जा रहा है और वो विवाह में नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षित है शुरुआत से, तो और ऐसे में कोई एक ऐसी स्त्री आती है जो बराबरी में भरोसा रखती है, तो वो कन्फ्लिक्ट होना बहुत स्वाभाविक है। तो लेकिन आइडियल कंडीशन यही है कि आगे चल के पुरुषों को भी वही करना पड़ेगा जो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत है, और एक परिवार को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत है, और वो खुद को भी उसको बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत है। पुरुष को क्या लगता है कि अगर वो नियंत्रण कर रहा है तो इसका मतलब वो सफल है। उसको जो भावात्मक मूल्य जो होने चाहिए, जो स्त्री को तो सिखाए जाते हैं, जो पुरुषों को कम सिखाए जाते हैं, तो अगर वो भावात्मक व्यक्ति बनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि बराबरी कितनी अच्छी चीज़ है, और उससे वो खुद भी सीखेगा, उसके बच्चे भी सीखेंगे। और एक चीज़ है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर विवाह में जाता है, कोई चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों सुरक्षा चाहते हैं, दोनों प्रेम चाहते हैं, दोनों भावात्मक लगाव चाहते हैं। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि एक हम ऐसा उदाहरण देते हैं जो कंजर्वेटिव फैमिली का है, जहाँ पर महिला के साथ मारपीट होती है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अनहोनी है, या ये तो होता है। NFHS का आंकड़ा कहता है कि मध्य प्रदेश में ही 4 विवाहित महिलाओं में से 1 विवाहित महिला के साथ में फिजिकल वायलेंस होता है परिवार में, किसी पुरुष सदस्य के माध्यम से। तो अगर ऐसा कोई परिवार है जहाँ पर वायलेंस हो रहा है, कोई पुरुष है जिसने विवाह किया है प्रेम पाने के लिए, और वो ट्रेडिशनली ट्रेंड है मारपीट करने के लिए, अब वो मारपीट करके सुबह ऑफिस जाता है कि सुबह उसका झगड़ा हो गया, उसने मारपीट कर दी, शाम को ऑफिस से थक हार के लौटा है, बॉस की भी डांट खाई हुई है, अब उसको लगता है कि ये महिला मुझे प्रेम करे। तो जो महिला जिसके साथ सुबह हिंसा हुई है, उससे वो प्रेम कैसे पा सकता है? करेक्ट है। जो बच्चे घर में रह रहे हैं जिनके सामने हिंसा हुई है, तो वो पिता से दूर रहेंगे, उन्हें उनसे डर लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जब पुरुष हिंसा करता है या अपना ट्रेडिशनल जो बिहेवियर है उसको कंटिन्यू रखता है, तो कम से कम जिन 2 चीज़ों से वो महरूम हो जाता है, और वो है प्रेम, पत्नी का प्रेम, और बच्चों का अपनापन। तो आप जिस उद्देश्य को लेके विवाह कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से समझौता हो रहा है, तो आप उस परिवार पर अपनी पैट्रियार्की के माध्यम से नियंत्रण करके
क्या ही प्राप्त कर लेंगे। तो लेकिन ये उसको जीवन भर समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसको यही वैल्यूज सिखाई गई हैं और इसी को वो नॉर्मल मानता उसको है, वो नॉर्मल मान नॉर्मल रहा है, मानता सही है। तो बात है। उसको इस भावात्मक पक्ष को हर एक हुँ, पुरुष को समझने की ज़रूरत है। हुँ। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो सबसे पहले अपना नुकसान कर रहा है, अच्छा बस उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा तभी आजकल मैं देखते हैं कई सारी जनरेशन्स जो अब नई आ रही हैं उनको शादी के नाम से थोड़ा-सा फ़ियर होता है क्योंकि वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में तो एंटर कर गए हैं, लेकिन जो पुराना जो कॉन्सेप्ट वो घर पे देखते हैं, कई बार वो उन्हें फ़ियर उनके अंदर लेकर आ जाता है। लेकिन वॉयलेंस सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं होता ना, कई बार इमोशनल वॉयलेंस भी होता है जो दिखता नहीं है। वो भी तो बड़ा देखिए खतरनाक हो सकता है। 2005 में हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, हाँ, आज से 20 साल हो गया। जी। उससे पहले क्या होता था, जब कोई महिला, जिस विभाग में मैं काम करता हुँ, था वहाँ महिलाएं अपनी कुछ ना कुछ शिकायतें लेके आती हुँ, थी। जब वो ये शिकायत लेके आती थी कि घर में उसके साथ में खराब व्यवहार हो रहा है, हुँ, तो हमारा ये कहना होता था कि ये तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हुँ, आपके परिवार का मामला है। सही बात है। लेकिन 2005 में जब एक्ट आया तो हुँ, उसके बाद ये रियलाइज़ किया गया कि नहीं, घरेलू हिंसा, घर में मारपीट वो आपके घर का मामला नहीं है। वो अगर आप जब प्रेम जो है ना, हुँ, वो आपके घर का मामला है। जब हुँ, आप प्रेम कर रहे हैं तो कोई उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता है। हुँ, लेकिन जब आप हिंसा कर रहे हैं तो हुँ, सरकार उसमें इंटरफियर कर सकती है। अच्छा, ये मामला जो है ना, हुँ, केवल उस स्त्री के खिलाफ नहीं है जिसके साथ हिंसा हुई है, ये अच्छा, स्टेट के खिलाफ भी है। हुँ, लेकिन घरेलू हिंसा में केवल मारपीट शामिल नहीं है, हुँ, उसमें भावात्मक जो हिंसा होती है, हुँ, पुरुष को महिला का मजाक उड़ाने में, हुँ, उसका रंग का मजाक उड़ाने में, उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक हुँ, उड़ाने में, उसका अगर बाय द वे पुरुष ज़्यादा पढ़ा है, महिला कम पढ़ी है तो उसकी शिक्षा का मजाक हुँ, उड़ाने में, उसका जो बच्चों को वो नर्चर कर रही है उसमें उसपे कमी निकालने क्वेश्चन में, हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क करने में, हाँ, जबकि उसको खुद कुछ नहीं आता करेक्ट है। है ना? उसको नहीं आता है कि बच्चे को कैसे गले लगाया जाता है, उसको हुँ, बच्चा अगर रो रहा है तो उसको चुप कैसे कराया जाता है, उसको खुद नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन सही अगर वो माँ नहीं करा पा रही है तो उस पर वो टॉन्ट करेगा। तो ये जो भावात्मक हिंसा है, ये हुँ, भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी हमको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है और इसको दूर करने की ज़रूरत है और इसको परिवारों में भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप हुँ, ऐसा कर रहे हैं हुँ, तो ये कोई मजाक करना और मजाक उड़ाना, इन हुँ, दोनों में फ़र्क होता है। तो हुँ, पुरुष अक्सर जो है ना, हुँ, ऐसे चुटकुले सुनाएगा हुँ, जिसमें महिलाएं बहुत हिंसा कर रही हैं। हुँ, हिंसा मजाक उड़ाने का विषय नहीं है। करेक्ट है। हिंसा अगर कहीं हो रही है, किसी को अगर एक चांटा मारा गया है तो उसका संवेदनशील उसका है ये। कष्ट पहुंचेगा। हाँ, उसको संवेदनशील ये विषय है। मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जब पुरुष हुँ, महिला के साथ हिंसा करता है तो उस पर तो कोई चुटकुले नहीं बनते हैं, हुँ, लेकिन महिला करती नहीं है उसके बावजूद भी बहुत चुटकुले बनते हैं। हुँ, तो आप इसे समझ सकते हैं कि हिंसा जो है ना, महिला के द्वारा की गई हिंसा को केंद्र में रखते हुए हुँ, बहुत सारा मजाक उड़ाया जाता है। तो ये जो कि एक गलत बात है और भावात्मक तौर पे बहुत प्रभावित करने वाला विषय है। जैसे आपने बोला ना कि वॉयलेंस के अगेंस्ट कई बार ऐसा होता है कि वो सबका विषय हो जाता है अब। वॉयलेंस अगर हो रहा है घर में तो सबका विषय हो गया, वो अब एक परिवार का विषय नहीं है। लेकिन तब भी वो विषय घर से बाहर नहीं जाता है। हुँ, आज भी कितने केसेस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, सिर्फ़ इसीलिए कि घर की मर्यादा, घर का मान-सम्मान, वो ज़िम्मेदारी उठाना भी एक महिला की ज़िम्मेदारी हो बिल्कुल गई है। है। बल्कि कई बार अगर कोई असफल विवाह है और कोई महिला उससे बाहर निकलना चाहती है, हुँ, तो उसके खुद के परिवार के द्वारा, पूरे समाज के द्वारा हुँ, यही बताया जाता है कि नहीं, नहीं ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और विवाह में तो सब ऐसा होता है। अगर उसने कहा कि वो मेरे साथ मारपीट करता है, तो वो करता है तुम्हारा पति है, हुँ, प्रेम भी तो वही करता है। महिलाएँ खुद भी कई बार कहती हैं हुँ। कि मेरा पति है, मुझे प्रेम करता है तो वो मार-पीट भी सकता है। एक आध चाँटा मार लिया, क्या ही बिगड़ रहा है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हुँ, हिंसा कहीं पर भी, किसी भी स्तर पर, किसी के भी बीच में स्वीकार्य नहीं है। हुँ, तो अगर हिंसा हम जब बात करते हैं ऐसी हुँ, महिलाओं के साथ में जो ये बताती हैं कि किस तरह से हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ, तो हम यही कहते हैं कि जब वो वर्बल वायलेंस कर रहा है, हुँ, जब वो खराब ढंग से बात शुरू कर रहा है, आप उसी को उसको वहीं रोकिए कि मैं हाँ, आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके बराबर हूँ, आप हुँ, मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। और पहला हाथ जिसको कहते हैं ना, एक थप्पड़, एक हुँ, फ़िल्म आई थी, हुँ, थप्पड़, तो उसमें कहता है कि क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो एक मारा है। थप्पड़ ही तो तो मारा है। एक थप्पड़ नहीं होता, वो एक हाँ, हिंसा के सिलसिले की शुरुआत होती है, शुरुआत तो होती इसलिए है। उसको रोका जाना बहुत अच्छा ज़रूरी है। कोई ऐसा वाक़या आपको याद आता है कि जो आपको लग रहा है कि मतलब शेयर करना चाहिए, बड़ा अद्भुत रहा हो आपकी लाइफ़ का? मेरे साथ तो देखिए, मैंने बहुत लंबे समय तक इस विषय पे काम किया है।
तो मेरे साथ कई तरह की घटनाएं हुई हैं और मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखा है और कई तरह की सकारात्मकता भी देखी है, जहाँ बच्ची के लिए प्रेम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेम है और उसका कैरियर कैसे बने इस बारे में भी है, लेकिन निगेटिविटी भी बहुत है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या है पैट्रियार्की की, वो ये है कि यहाँ पर जो भेदभाव है ना, वो परिवार का नहीं है। कि आप सोचें कि पिता और बेटी के बीच का जो डायनेमिक्स है, भाई और बहन के बीच का जो डायनेमिक्स है, वो अलग है, वो बहुत पॉजिटिव है, और जो पति और पत्नी के बीच का जो डायनेमिक्स है, वो नेगेटिव है, वो खराब है। तो ये नहीं है। पितृसत्ता मूल तौर पर पुरुषों के पक्ष में होती है और महिलाओं के अगेंस्ट होती है। अच्छा। और पहली चीज तो यही होती है, और ये सिलसिला जो शुरू होता है ना, वो परिवार से शुरू होता है, जो उसका बेटी का खुद का अपना परिवार होता है। कैसे? मेरे पास एक लड़की आई थी जिसके साथ हिंसा हो रही थी, और उसने ये बताया कि उसके पिता ने, भाई ने कुछ समय तक तो उसका साथ दिया, उसके बाद में उसके पति को ये कह दिया कि अगर हमारी जो बेटी है उससे तुमसे नहीं संभाली जा रही है, तो वो अब वापस हमारे पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बर्डन है। हमारा अपना परिवार है, मेरा बेटा है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। उस फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसमें अब इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इसका विवाह हो चुका है। तो उसने, उसका ये पिता ने ये कहा अपने उसके पति से, लड़की के पति से, कि आप बेहतर है या तो संभाल लो या इसको मार डालो। तो बात सिर्फ पति की नहीं है, बात यहाँ पर स्त्री और पुरुष की है। उनके बीच का सकारात्मक संबंध पूरे के पूरी व्यवस्था को बदल सकता है, परिवार का जो डायनेमिक्स है उसको बदल सकता है। लेकिन दोनों के बीच का जो स्ट्रगल है, दोनों के बीच का जो 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 गैर बराबरी है, वो महिलाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। अंततः जैसा मैंने कहा, भावात्मक तौर पर और कई सारी चीजें हैं जिनमें पुरुषों को भी नुकसान अच्छा, कई बार महिलाएं इसलिए भी स्टेप नहीं लेती हैं अपने जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि अब जहाँ जिस घर से वो आई हैं, जिन पेरेंट्स के घर से वो ससुराल पहुंची हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर भी शायद वैसा होगा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बैक ऑफ द माइंड में सभी फीमेल्स के ये सेट है कि अब वहाँ पे हम जाएंगे तो वो हमारा था, अब है नहीं। तो इसलिए भी वो कई बार डर के कारण स्टेप नहीं लेती कि अब हम वहाँ गए भी तो हमारा कोई ऐसा बहुत केयर नहीं होने वाली है, या हमको ताने दिए जाएंगे, या हमको ही इसका जिम्मेदार बताया जाएगा। तो ये भी बहुत बार ऐसा सेट हो जाता है। देखिए, पूरी की पूरी जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके पीछे जो कारण है वो यही है। जो पति है, उसको भी पता है, हाँ, पति को पता है कि इसका कोई बैकअप नहीं है, ये मुझ पर ही निर्भर है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, बाकी जो सोशली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब उसकी है। हाँ। तो वो हिंसा अगर ट्रिगर होती है तो वो बढ़ती जाती है, और महिला भी उसको इसीलिए सहन करती है कि उसको मालूम है कि अगर वो वहाँ से परिवार को छोड़ेगी, जो पति का परिवार है, उस हिंसा से निकलना चाहेगी, तो उसको सड़क पर आना है। सड़क पर आना है तो सड़क पर और ज़्यादा हिंसा होने की संभावना है। सही बात है। वो उसको अगर ये भरोसा दिलाया जाए, जो परिवार है, जो पिता का परिवार है, उसकी तरफ से, या भाई है उसकी तरफ से ये आश्वासन हो कि अगर तुम्हारे साथ हिंसा की किसी भी तरह से शुरुआत होती है तो तुम्हारा ये घर तुम्हारे लिए हमेशा इसके दरवाजे खुले हुए हैं, और इसमें तुम्हारा उतना ही शेयर है फाइनेंशियली भी जितना तुम्हारे भाई का है। अगर इस तरह का आश्वासन दिया जाए तो हिंसा का प्रतिशत बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये होता नहीं है। दूसरा, हमारा जो सोशल डायनेमिक्स है स्त्री के कॉन्टेक्स्ट में, वो ऐसा है कि वो उसके पास पैसा नहीं पहुंचने देता है। महिला जो स्वाभाविक है, या तो महिला अब समय के हिसाब से नौकरी करने लगी है या कोई बिजनेस करने लगी है, जिसका कि परसेंटेज बहुत कम है। तो अगर चूंकि वो फाइनेंशियली अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती है, तो उसको वो हिंसा सहन करनी पड़ती है, और उसके पास उससे बचने का कोई चारा नहीं होता है। तो एक बात, जब हम यंग गर्ल से बात करते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, सिमोन द बुआ ने कहा है कि अगर एक महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना है, स्वतंत्र होना है, तो उसका बटुआ भारी होना चाहिए। तो यही एक शिक्षा है कि महिला को भी ये कुछ भी पैसा हो, जितना हो सकता है, जितनी उसकी सामर्थ्य है,
उसके अनुसार उसको पैसा कमाना चाहिए और अपना एक अकाउंट खोलना चाहिए, उसका अपना एक एटीएम कार्ड होना चाहिए और उस पैसे पे पूरी तरह से उसका नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद वो अपना निर्णय ले सकती है। पर पैसे के अभाव में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो फिर उसके लिए कोई भी निर्णय लेना संभव नहीं है। तो वो हिंसा का जो साइकिल है, जो उसके पति के परिवार में चल रहा है, उसको उसका हिस्सा बनना पड़ता है। वो हमेशा हिंसा सहन करती रहती है। अच्छा सर, कुछ जब हम लोग इस पॉडकास्ट का हमने टाइटल डिसाइड किया था तो जो कि हमारी रिसर्च टीम ने भी ये सोचा कि कुछ ऐसे सवाल भी आने चाहिए जो आज भी यंग गर्ल्स के मन में एक डर का भाव रखता है या फिर एक सवाल है उनके मन में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। जब पुरुष कमाता है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि घर चलाए, पर जब महिला कमाती है और वो अगर उसमें भागीदारी देती है, घर को चलाने में भागीदारी देती है कभी भी कोई सिचुएशन में, तो लोग उसे गलत नज़रिए से देखते हैं। उनको लगता है कि इस पे बर्डन डाला गया है, इसको प्रेशर किया गया है कि तुम्हें घर चलाना है। तो क्या ये वाकई ऐसा आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। है क्या कि परंपरागत तौर पर हमारे यहाँ पुरुष ही कमाता रहा है। पूरा का पूरा जो जोर रहता है वो जब कोई लड़का और लड़की जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो लड़के पर यही रहता है कि बड़े होके तुमको पैसा कमाना है, तुम ही जो है ना ब्रेड रनर हो इस घर के, करता करता धरता तुम ही हो। और लड़की को ये सिखाया जाता है कि तुम बड़ी हो जाओ। जब जब भी जैसा समय रहा है, बदलते हुए समय में लड़कियां पढ़ने लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पारिवारिक जो एक उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि बड़ी होके लड़की शादी कर लेगी। तो अब शादी में भी ऐसा डिमांड होती है ना पुरुष की तरफ से कि पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो पढ़ी लिखी हो जाओ लेकिन समझदार मत बनो, तुम रहो वैसी ही। तो ये जो पूरा का पूरा है। और इसलिए जब महिलाएं कमाती हैं तो उसको एक तरह का जो ट्रेडिशनल सेटअप है उसमें डिस्टरबेंस जैसा माना जाता है। अगर वो कर रही है तो उसको वो महत्व नहीं। पुरुष कमाता है और इस बात को पूरे दावे के साथ में दिखाता है कि मैं कमा रहा हूँ, ये घर मेरे हिसाब से ही चल रहा है। करेक्ट है। लेकिन महिला कमाती है और अगर वो ये दावा करती है कि ये घर मेरे हिसाब से चल रहा है, तो जो पैट्रियार्कल सेटअप है उसको ये मजा नहीं आता, उसमें उसको पसंद नहीं आता। उसको लगता है कि नहीं है ना। हाँ, उसमें कि अरे ये क्या हो गया है। और पैसे की कीमत जो है ना, अगर महिला की कमाई से 500 रुपए का नोट आया है तो वो पुरुष की कमाई से आए हुए 500 के नोट से हल्का दिखाई देता है, भले ही उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बराबर हो, लेकिन वो इस तरह का है। तो ये समय के साथ साथ इस चीज़ का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा कि महिला कमा रही है और महिला परिवार को चला सकती है। जब कई सारी महिलाएं दुनिया में ऐसी रही हैं जो राष्ट्राध्यक्ष रही हैं, अगर वो देश को चला सकती हैं तो परिवार को चला सकती हैं। और मेरा कहना तो ये है कि अगर कोई महिला परिवार को चला सकती है, परिवार बहुत कॉम्प्लिकेटेड इकाई है, सही बात। अगर वो परिवार को चला सकती है तो वो देश को भी चला सकती है। और उसके लिए इसीलिए महिलाएं बेटर मैनेजर होती हैं। वो उनके पास एक तो दायित्व होता है 24/7 काम करने का। जो पुरुष क्या है, अगर नौकरी करता है या महिला भी नौकरी जब करती है तो 10 to 6 उसका टाइम होता है ना, लेकिन जब घर में कोई महिला रहती है, काम करती है, तो 24/7 काम करती है। बच्चा अगर रात को 2 बजे भी जाग जाएगा तो उसका काम 2 बजे भी चालू रहता है, नींद में भी जाग के काम करना पड़ता है। तो अगर वो 24/7 मैनेज कर सकती है तो स्वाभाविक है 10 से 6 तो मैनेज कर ही सकती है। बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्लिप कर रहे हैं। हाँ, तो श्योर घर पर बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल करना सिर्फ महिला की जिम्मेदारी है, पर कई बार ऐसा होता है कि पुरुष भी उस जिम्मेदारी के लिए एक अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो समाज, मतलब रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वाले भी उसको बड़ा नेगेटिव लेते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे लड़की पावरफुल अपने आप को दिखा रही है या फिर ज़बरदस्ती उसको परेशान कर रही है। तो ये छवि भी कई बार आपको लगता है कि पुरुषों को विड्रॉ कर लेती है उस जिम्मेदारियाँ उठाने से? बिल्कुल। देखिए क्या है कि एक जुमला चलता है कि जो पुरुष घर में महिला की हेल्प करता है या महिला की बात को मान लेता है, हाँ। उसको हमारे यहाँ जोरू का गुलाम कहते हैं, है ना। और उसकी पुरुष लोग जो है ना, पुरुष बिरादरी उसकी बहुत आलोचना करती है। और पुरुष बिरादरी में उस पुरुष के घर की जो बड़ी औरतें होती हैं, जो माँ है, दादी है, वो भी शामिल होती हैं। करेक्ट। वो भी आदि पुरुष ही होती हैं। तो
अच्छा, एक समय के बाद बनती हैं वो? हाँ, वो एक समय के बाद बनती हैं जब वो उस जो एक्सप्लॉइटेशन का जो डायनामिक्स है ना, उससे जब बाहर हो जाती हैं, हाँ, तब फिर वो तब पुरुष बन बनती जाती हैं, हैं। फिर हाँ। उनको लगता है कि चलो ज़िंदगी के आखिर में थोड़ी-सी पावर मिली है तो उसको एन्जॉय किया जाए, और एन्जॉय वो अंततः महिला पर ही कर सकती है, हाँ, पुरुष बिल्कुल पे तो सही कर है। नहीं सकती। माँ हुँ, अपने बेटे को नहीं कह सकती कि तुम हुँ। घर का काम करो, हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि उसके बाद उसकी सत्ता पलट दी जाएगी। तो वो स्वाभाविक तौर पे जो सास है वो बहू कभी पे बहू है, रहती है, लेकिन हाँ। वो बहू के खिलाफ ही काम करने लगती है ना? तो वो उस तरह की बात होती है। तो क्या है कि जो अब वास्तविकता ये है, दुनिया में भी बहुत सारी जगह, यूरोपियन हुँ, कंट्रीज़ में कई जगह इस तरह का डेटा निकल के आता है कि घर हुँ, का जो काम है, हुँ, वो औरत और मर्द बराबर करते हैं। हुँ, और एक ज़िम्मेदारी है जो स्वाभाविक तौर पे जो कि बायोलॉजिकल है हुँ, कि बच्चा हुँ, माँ के गर्भ में ही पलेगा, हुँ, है ना? और हुँ, उसको फ़ीड भी माँ ही कराएगी। हुँ, लेकिन इसके अलावा जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुँ, वो पुरुष निभा सकता है। हुँ, मैंने व्यक्तिगत तौर पे जब मेरे बच्चे छोटे थे, हुँ, मैंने सब वो काम किया है जो एक हुँ, माँ करती है। बस हुँ, मैं उसको दूध नहीं पिला सकता, हुँ, और स्वाभाविक है कि उसका जन्म उसके माँ के गर्भ से हुआ है। हुँ, लेकिन इसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। हुँ, बच्चा पिता के सीने से लग के भी हुँ, चुप हो सकता है अगर वो रो रहा हुँ, है, बशर्ते आप उसको कन्वे करें। हुँ, लेकिन पहले की पीढ़ियों में तो ऐसा होता था कि बच्चे को दूर-दूर रखते थे। हुँ, अब थोड़ा सिखाया जाता है, हुँ, लेकिन जो पुरुष हुँ, बच्चों को के साथ इन्वॉल्व होते हैं, घर हुँ, का काम करते हैं, हुँ, महिला का सहयोग कर देते हुँ, हैं, तो हुँ, उनको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, हुँ, और उसकी आलोचना की जाती है। क्योंकि जोरू का गुलाम जिसको कहा जाता है, वो हुँ। बेसिकली देखा जाए तो एक सेंस में फेमिनिस्ट ही है। और बाकी ये पुरुष चाहते हैं कि बाकी हुँ, लोग सब उस तरह के ना हुँ, हो जाएँ। तो बाकी लोग उसकी आलोचना करते हैं क्योंकि वो नहीं करना चाहते। हुँ, तो बस ये बात तो है। हुँ, इसको थोड़ा-सा अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हुँ, आइडियल वही पुरुष है, हुँ, जो अपनी स्त्री के साथ में हर एक घर के काम में बँटवारा करता है, हुँ, जो बच्चे की देखभाल कर सकता है। और स्वाभाविक तौर पे अगर आप मेरे बेटे हैं, मान के हुँ, चलिए, और मैंने ही उनकी देखभाल नहीं की है, मैंने ही उनको हुँ, स्नेह नहीं किया है, हुँ। तो आगे चल के मेरे उनके बीच के जो इमोशनल संबंध बॉन्ड होगा, वो हाँ, कैसा रहेगा? करेक्ट है। निश्चित रूप से खराब रहेगा। हुँ, तो मैं पिता के तौर पे ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि मेरे बेटे मुझसे बात ना करें, सही बात मेरे है। बेटे मुझसे इमोशनली अटैच ना हों, हुँ, मेरे बेटे अपनी जो समस्या है उनको मेरे साथ शेयर नहीं करें, हुँ, या मेरी अपनी समस्या है वो मेरे बेटे शेयर ना करें। हुँ, तो ऐसा पिता बनने में कोई फ़ायदा तो नहीं है, हुँ। लेकिन चूँकि ट्रेडिशंस हैं और परंपरागत पुरुष देखता आ रहा है, इसलिए वो उस ट्रैप में फँस जाता है। अच्छा, शादी के बाद जो सरनेम चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो एक्चुअल में चॉइस है महिलाओं के लिए या रिबेलियन है? आपको क्या लगता है? मतलब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ही कई जगह ट्रेडिशन में हम देखें, महाभारत में जिन भी पुरुषों के नाम हैं, सब माँ के नाम पर हैं, है हुँ, ना? जैसे अर्जुन को कौन्तेय कहते हाँ, हैं, या या कृष्ण को कौन्तेय कहते हैं, या सभी के नाम जो है ना वो माँ के नाम से हैं। तो बात ये है कि पैट्रियार्की में पुरुष ये निर्णय लेता है कि उसका वंश चलना चाहिए, हुँ, और ये जो वंश परंपरा है, वो किस चीज़ से निर्धारित होती है? वो सरनेम से ही निर्धारित होती है। हुँ, तो स्वाभाविक तौर पर जो पुरुष का सरनेम होता है, वो ट्रांसफ़र होता जाता है। लेकिन अब एक और शुरू हुआ है कि नहीं, महिलाएँ जो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना सरनेम भी रखना चाहती हैं। हुँ, लेकिन अगर आप अपना सरनेम रखना चाहते हैं, तो फिर आप फिर उसके बाद भी अपने पति का सरनेम जोड़ लेते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं ये सामाजिक दबाव है स्त्री के ऊपर भी, कि उसकी अपनी जो पहचान है, हुँ, वो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति से जुड़ी रहनी चाहिए, जो समाज में ज़्यादा पावरफुल है। हुँ, तो अगर आप और चूँकि ये परंपरा भी है, हुँ, तो जो महिलाएँ ताकतवर भी होती हैं, हुँ, वो भी उसी परंपरा का पालन करती हैं। तो हुँ, देखिए, बात ये है, ये होना तो ये चाहिए कि ये बच्चे हुँ, डिसाइड करेंगे, या कोई व्यक्ति डिसाइड करेगा, हुँ, वो स्त्री है जो विवाह विवाह होके जिस घर में आ रही है, वो डिसाइड करेगी हुँ, कि वो किस सरनेम को रखना चाहती है। हुँ, अगर उसको अपना सरनेम भी आगे कंटिन्यू रखना है, हुँ, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, हुँ, तो वो रहना चाहिए। हुँ, ये किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए कि पुरुष का सरनेम ही रहेगा। हुँ, और अब हर एक इंडिविजुअल को इस मूर्खता से हुँ, मुक्त हो जाना चाहिए कि वो किसी वंश परंपरा का वहन कर रहा है। हुँ, मैं कोई मैं अगर ये कहूँ कि मैं
मैं तोमर सरनेम रखता हूँ, तो मैं राजा मान सिंह तोमर का वंशज हूँ। ये एक मूर्खता है। हाँ। हमको बिल्कुल नहीं पता है कि हम कहाँ से आए हैं, सही बात है। और पिछले 3000 4000 सालों में भारत में इतने लोग आए हैं, गए हैं, तो उनके साथ में किस तरह का, किस जाति परंपरा का, किस वंश परंपरा का हम पालन कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम अगर जो मानवता का मूल धर्म है, अगर हम उसका पालन कर पा रहे हैं, उस परंपरा का पालन कर पा रहे हैं, तो वही सबसे ज़्यादा बेहतर है, बेटर है। और जो सबके लिए एक किस्म की इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। करेक्ट है। सर, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो कुछ उसको शॉर्ट में हम देने की कोशिश करेंगे आंसर को। मॉडर्न मैरिज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इक्वलिटी। डिसीजन लेते वक्त ज़्यादा किसकी चलती है? पुरुषों की। कौन से रोल में आप सबसे ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं, आप खुद? मुझे लगता है कि जब से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, अच्छा। और तो मैं जब ये महसूस करता हूँ कि ये जो एक थॉट प्रोसेस है, इसने मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया है। और पावरफुल जो शब्द है ना, वो बहुत कंट्रडिक्ट करता है। मुझे लगता है कि मैं जितना इमोशनल हुआ हूँ और जितना बराबरी में भरोसा रखता हूँ, वही मेरी ताकत है। क्या बात है। अगर फेमिनिज्म एक रूल होता तो आप अपने घर में कौन सा रूल फॉलो करते? मैं ये फॉलो करता कि घर में जितने भी सदस्य हैं, वो सभी, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सभी लोग मिलके लेंगे, कोई एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेगा। रिलेशनशिप में सबसे मुश्किल शब्द? कमिटमेंट। ग्रेट, नाइस। तो आज जो हमने बातचीत करी है, मुझे लगता है कि इस पे हमेशा बातचीत होती रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाके लोगों को शायद एक्चुअल में चीज़ों को समझ में आएगा। और कई बार एक्सेप्टेंस का जो डर है ना, वो भी ख़त्म होना चाहिए। लोगों को लगता है हम एक्सेप्ट कैसे करें, क्योंकि वही बात है कि नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में लोगों के थोड़े से काउंटर एक्शंस आते हैं, उसको हमें टैकल करने में डर लगता है। लेकिन आज आपसे जो बातचीत हमने की है, वो बड़े मज़े की रही। और ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को, तो वो भी आप हमारे मन से दे सकते हैं। मुझे लगता है कि एक भ्रम है कि फेमिनिज्म जो है ना, वो पुरुषों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर तरह की बराबरी है, वो केवल स्त्री और पुरुष के बीच की बराबरी नहीं है। वो हमारे अगर भारतीय समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो सवर्ण और दलितों के बीच की बराबरी है, स्त्री और पुरुष के बीच की बराबरी है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच की बराबरी है। जब हम बराबरी अपनाते हैं, तो हम बेहतर मनुष्य बनते हैं, और हम इस दुनिया में बेहतर मनुष्य बनने के लिए आए, कंट्रोल करने के लिए नहीं आए। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपने परिवार से इस बात की शुरुआत करनी चाहिए, और ये पूरे समाज में फैलना चाहिए, और इसको हर एक को अपनाना चाहिए।